ये है अर्जेंटीना, जिसको इस वक्त दुनिया की सुपर पावर होना चाहिए था। आज से सिर्फ 100 साल पहले अर्जेंटीना दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में से एक था। अर्जेंटीना की इकोनॉमी इतनी तेजी से डेवलप कर रही थी कि इसे अमेरिका का सबसे बड़ा कंपेटिटर समझा जाता था, और इसकी सबसे बड़ी वजह अर्जेंटीना की ये परफेक्ट ज्योग्राफी थी। अर्जेंटीना के सेंटर में ब्राजील और यूरुग्वाय के बॉर्डर्स तक फैला हुआ ये पैम्पस रीजन है, जो शायद हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है। यहाँ का मौसम, बारिश और जमीन हर किस्म के एग्रीकल्चर के लिए बेहतरीन है। इसी तरह अर्जेंटीना के नॉर्थ में जबरदस्त रिवर सिस्टम है, जहाँ पर कराना और यूरुग्वाय रिवर जैसे बड़े दरिया हैं, जिनसे न सिर्फ एग्रीकल्चर और पीने के लिए साफ पानी मिलता है, बल्कि अर्जेंटीना इन रिवर से अच्छी खासी बिजली भी पैदा करता है। अर्जेंटीना की सारी वेस्टर्न साइड पर एंडीज माउंटेन रेंज है, जो इसे दूसरे कंट्रीज से एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देती है, और फिर ईस्टर्न साइड पर द माइटी अटलांटिक ओशन है, जिसके साथ अर्जेंटीना की 5000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है। इस कोस्ट लाइन की वजह से अर्जेंटीना इजीली ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड रहता है, और बॉर्डर्स के साथ ये समुद्र होने की वजह से यहाँ पर हर साल 1 मिलियन टन के करीब मछली पकड़ी जाती है, जिसमें से ज्यादातर दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट होती है। अभी तक तो ये अर्जेंटीना के सिर्फ जियोग्राफिक एडवांटेजेस थे। अर्जेंटीना में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लिथियम, दुनिया के 9वें सबसे बड़े सिल्वर, 17वें सबसे बड़े गोल्ड, 18वें सबसे बड़े नेचुरल गैस और 32वें सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। अर्जेंटीना लिटरली एक गॉड गिफ्टेड कंट्री है। इतना कुछ होने के बाद इट वाज नेचुरल कि अर्जेंटीना बहुत जल्द एक वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा, और ऐसा ही हो रहा था। 19th सेंचुरी के आखिर में अर्जेंटीना का जीडीपी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी ज्यादा था। अमेरिका और अर्जेंटीना को उस वक्त फ्यूचर की वर्ल्ड सुपर पावर्स प्रेडिक्ट किया जा रहा था, लेकिन फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज 100 साल बाद द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ साउथ अमेरिका बन चुका है। नोबेल प्राइज विनर साइमन कुज़नेट ने कहा था कि दुनिया में 4 तरह की इकोनॉमीज होती हैं: डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, जापान और अर्जेंटीना। पिछले 100 सालों में अर्जेंटीना 9 दफा बैंकक्रप्ट हो चुका है, और पिछले सिर्फ 50 सालों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में आपको बहुत से इकोनॉमिक बूम्स और क्रैशेस नजर आएंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटीना एक बार फिर एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्रैश की तरफ जा रहा है। हालांकि सिर्फ 2 साल पहले अर्जेंटीना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक था। अर्जेंटीना में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है। इवन बेसिक कमोडिटीज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अर्जेंटीनियन करेंसी लगातार अपनी वैल्यू खो रही है। आज की डेट में अर्जेंटीना की करेंसी अपनी 50% वैल्यू लूज कर चुकी है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी बढ़ रही है, और प्रोटेस्ट से बचने के लिए अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने बहुत सख्त पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है अर्जेंटीना के साथ जिसने उसे इतना कुछ होने के बावजूद एक वर्ल्ड सुपर पावर नहीं बनने दिया? इस वीडियो में हम सब के लिए, और खास तौर पर इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिशियंस के लिए, बहुत से लेसन्स हैं कि एक कंट्री को किन किन चीजों से बचना चाहिए। सच ये है कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जेंटीना की इकोनॉमी हर थोड़े अरसे बाद क्रैश क्यों कर जाती है। इतनी परफेक्ट ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद अर्जेंटीना को एक ग्लोबल पावर बनने से किस चीज ने रोका हुआ है, और फाइनली क्या अर्जेंटीना आने वाले इकोनॉमिक क्रैश से बच सकता है? अर्जेंटीना की कहानी समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब अर्जेंटीना अपने एग्रीकल्चर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा था। 20th सेंचुरी के शुरू में दुनिया की आबादी बढ़ रही थी, और जहां सब कंट्रीज फूड शॉर्टेज का शिकार थे, वहीं अर्जेंटीना इस पैम्पस की फर्टाइल जमीन में भरपूर इरिगेशन करके पूरी दुनिया को फूड सप्लाई कर रहा था। ये इतना प्रॉफिटेबल काम था कि यूरोप के अमीर तरीन लोग अर्जेंटीना माइग्रेट करने लगे, और अपने साथ वो ढेर सारा पैसा भी लेकर आए, ताकि उससे वो अर्जेंटीना का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूरोप जैसा बना सकें, क्योंकि उन्हें यूरोप जैसी फैसिलिटीज अर्जेंटीना में भी चाहिए थी। अर्जेंटीना का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी सब कुछ बूम कर रहा था। अर्जेंटीना के कैपिटल बुएनोस आयरेस को साउथ अमेरिका का पेरिस कहा जाने लगा। उस वक्त अर्जेंटीना की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना ऐसा था जैसे आज क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बट क्योंकि बहुत से लोग अमीर हो रहे थे, तो हर कोई अर्जेंटीना में पैसा लगाना चाहता था। 1920s तक अर्जेंटीना और अमेरिका दोनों की इकोनॉमीज बराबर आ चुकी
चुकी थीं। अमेरिका की तरह अर्जेंटीना को भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जा रहा था, मगर अमेरिका और अर्जेंटीना में एक बहुत बड़ा फर्क ये था कि जहां अमेरिका में एग्रीकल्चरल जमीन मेरिट पर किसानों में बांटी जा रही थी, वहीं अर्जेंटीना में ये सारी जमीन पहले से ही चंद अमीर खानदानों को दे दी गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सारा पैसा चंद लोगों के हाथ में जा रहा था, और क्योंकि उनका कोई कंपेटिटर नहीं था तो ना वो कोई इनोवेशन कर रहे थे और ना ही काम को एक्सपैंड कर रहे थे। ये वही टाइम था जब अमेरिका तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अर्जेंटीना की ये फैमिलीज अपना इन्फ्लुएंस यूज करके गवर्नमेंट से ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज अप्रूव करवा रही थी जिसमें एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को ज्यादा फायदा होता था और नतीजतन बाकी सेक्टर्स निगलेक्ट होते गए। इसी का नुकसान ये हुआ कि 1929 में जब द ग्रेट डिप्रेशन आया और ग्लोबल डिमांड गिर गई तो अर्जेंटीना के पास कोई और सेक्टर था ही नहीं जिस पे वो रिलाय करता, और नतीजतन सिर्फ चंद महीनों बाद अर्जेंटीना दुनिया की सबसे स्टेबल, बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से दुनिया की सबसे अनस्टेबल इकोनॉमी बन गया। और तब से लेकर आज तक ये ऐसा स्विच है जो अर्जेंटीना कभी ऑफ नहीं कर सका, और इसमें अर्जेंटीना की लीडरशिप का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी अर्जेंटीना की इकोनॉमी द ग्रेट डिप्रेशन के असरात से बाहर आ ही रही थी कि 1940 में जनरल हुआन डोमिंगो ने एक मिलिट्री कू करके हुकूमत का तख्ता उलट दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट हुआन के नजदीक अर्जेंटीना की इकोनॉमिक कोलैप्स की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो एक्सपोर्ट पर बहुत डिपेंडेंट था और उसकी सारी इकोनॉमी दूसरे कंट्रीज पर रिलाय करती थी। प्रेसिडेंट हुआन ने इसका सोल्यूशन ये प्रपोज किया कि अर्जेंटीना को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अर्जेंटीना को बाहर की दुनिया से कट ऑफ किया जाए और सब सेक्टर्स स्टेट के कंट्रोल में लाए जाएं। ऐसे टाइम पर जब सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी, वहीं अर्जेंटीना बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और सारे इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्सपोर्टर्स अर्जेंटीना छोड़कर जाने लगे। गो के 1950s में प्रेसिडेंट हुआन को भी एक और मिलिट्री कू के नतीजे में प्रेसिडेंटशिप से उतार दिया गया, मगर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे ही चलती रही। अर्जेंटीना एक सोशलिस्ट कंट्री बन चुका था जहां पर लोगों को हैवी सब्सिडीज और सैलरीज दी जा रही थी, मगर दूसरी तरफ नेशनलाइजेशन की वजह से गिनती की सिर्फ चंद इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, बाकी प्राइवेट बिजनेसेस ना होने के बराबर थे क्योंकि सब इन्वेस्टर्स अर्जेंटीना छोड़कर दूसरे कंट्रीज में चले गए थे। अब जब इकोनॉमी पैसा जनरेट ही नहीं करेगी तो आप लोगों को बेनिफिट्स कहां से दोगे? और क्योंकि अर्जेंटीना के लोग एक हाई सैलरी और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी हो चुके थे तो गवर्नमेंट के पास वापसी की कोई ऑप्शन नहीं थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए अर्जेंटीना की गवर्नमेंट्स ने एक तो लोन्स लेना शुरू कर दिए और दूसरा ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अर्जेंटीना में जबरदस्त इन्फ्लेशन होना शुरू हो गई। जाहिर है जब आप IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन से लोन्स लें तो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इतने अरसे में लोन की इंस्टॉलमेंट इस इंटरेस्ट रेट पर वापस करनी है। ये लोन वापस करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन तो ये होती है कि वो टैक्सेस लगाकर रेवेन्यू जनरेट करे और दूसरी ये कि वो पैसा प्रिंट करे। इन दोनों का नुकसान ये होता है कि चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। पैसा जब ज्यादा प्रिंट होता है तो लोग खर्चते ज्यादा हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। एक तरफ अर्जेंटीना इस लोन और मनी प्रिंटिंग वाले साइकिल में फंसता जा रहा था और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पीक पर थी। हर कुछ साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही थी। 1980s तक अर्जेंटीना में इकोनॉमिक सिचुएशन बदतरीन हो चुकी थी और इससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अर्जेंटीना की मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने 1982 में फॉकलैंड आइलैंड पर अटैक कर दिया, जिसमें उसे कोई खास कामयाबी नहीं हुई और उल्टा अर्जेंटीना बैंकरप्ट हो गया। इस डिफॉल्ट से डील करने के लिए अर्जेंटीना की गवर्नमेंट्स ने और ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया और नतीजतन इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डेली यूज की चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो गई और अर्जेंटीना में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये सारा सिलसिला 1990 में जाकर रुका जब एक नई गवर्नमेंट ने अर्जेंटीनियन पेसो का रेट डॉलर के साथ फिक्स कर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब अर्जेंटीना अपनी मर्जी से पैसा प्रिंट नहीं कर सकता। अब अर्जेंटीना क्योंकि पिछले 30 सालों से अपने सारे खर्चे पैसे प्रिंट करके पूरा कर रहा था तो ये एक
बहुत बड़ा सेटबैक था और इससे निकलने का एक ही तरीका था और वो था फॉरेन लोन्स। गवर्नमेंट ने IMF से फिर से हैवी लोन्स पकड़कर इकोनॉमी चलाना शुरू की। फिर से वोटर्स को खुश करने के लिए अनअफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए और इस सब का नतीजा ये होता था कि शॉर्ट टर्म में तो अर्जेंटीना तरक्की कर जाता था, मगर फिर हर 3 से 5 साल बाद जब लोन रीपेमेंट की बारी आती तो अर्जेंटीनियन इकोनॉमी क्रैश कर जाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के साथ हो रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स को ख्वाब दिखाकर गवर्नमेंट में आती है। जब वो गवर्नमेंट में आती है तो देखती है कि उसके पास तो पैसा ही नहीं जिससे वो लोगों से किए गए वादे पूरे करे, तो फिर वो IMF से लोन पकड़ती है ताकि उस लोन के पैसे से कुछ प्रोजेक्ट्स करके वोटर को खुश करे। हालांकि गवर्नमेंट नेचुरली उन प्रोजेक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती होती। इसका नतीजा ये होता है कि 4 से 5 साल बाद जब नई गवर्नमेंट आती है तो उसे पिछली गवर्नमेंट का लिया हुआ लोन तोहफे में मिलता है और फिर क्योंकि नई पार्टी ने भी अपने वोटर्स को खुश करना होता है तो वो भी IMF से मजीद लोन्स पकड़ती है और नतीजतन वो कंट्री लगातार कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। पिछले 20 सालों में ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना के साथ भी हुआ है। हर थोड़े अरसे बाद अर्जेंटीना में बूम आता है, मगर 3 से 5 साल बाद फिर इकोनॉमी क्रैश कर जाती है और अभी फिर ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटीना एक बार फिर एक जबरदस्त इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। इससे बचने के लिए सबसे पहले अर्जेंटीना को अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने होंगे, लोगों की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करनी होंगी और IMF लोन्स को ना बोलना होगा। इसके शॉर्ट टर्म में तो कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। शॉर्ट टर्म में लोगों को सैक्रिफाइस देना पड़ेगी, सैलरीज कम हो जाएंगी, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, बेनिफिट्स भी कम हो जाएंगे, मगर इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में अर्जेंटीना इस डेट साइकिल से बाहर आ जाएगा। दूसरा, अर्जेंटीना को ग्लोबल ट्रेड के लिए अपने आप को ओपन करना होगा। इतनी जबरदस्त मैरीटाइम पोजीशन होने के बावजूद अर्जेंटीना का ग्लोबल ट्रेड का शेयर बहुत ही कम है। इस ट्रेड को बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना को अपना एग्रीकल्चर सेक्टर रेवोल्यूशनाइज करना होगा ताकि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा सके। वो जो दुनिया से कट ऑफ होने की पॉलिसी थी उसे अब फाइनली खत्म करना होगा, बिकॉज इस ग्लोबलाइजेशन की एज में दूसरों से कनेक्टेड हुए बगैर आप इनोवेशन नहीं कर सकते। तीसरी चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गारंटी ना करें तब तक उस कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। जिस कंट्री के बारे में आपको कल का ना पता हो, आप वहाँ पैसा क्यों लगाएंगे? अर्जेंटीना वाकई में एक गिफ्टेड कंट्री है और जो नेचुरल रिसोर्सेज कुदरत ने उसे दिए हैं आज भी वो उसे दुनिया की एक सुपर पावर बना सकते हैं। अर्जेंटीना और अमेरिका एक बहुत बड़ी मिसाल है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको कहां तक ले जाती है। अमेरिका के लीडर्स ने अगले 100 साल का सोचा और मेरिट पर फैसले किए और आज वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने गलती पे गलती की और किसी जमाने में अमेरिका के बराबर होने के बावजूद आज वो उससे बहुत पीछे रह गया है। ये है वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए तो शायद ये छोटी सी चीज हो, मगर हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।